मैं अभिषेक अग्रवाल सार्थक प्रयास अकादमी की ओर से आपके सामने भूगोल का पहला टॉपिक भारत का सामान्य परिचय लेकर उपस्थित हूँ। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा भारत वास्तव में है क्या। हमारा भारत आपके सामने मैप दिखाई दे रहा है, व्हाइट बोर्ड पर मैप पहले से तैयार करके रखा गया है। यहाँ पर जब आप देखेंगे तो इसमें हमें कुछ चीजें देखने को मिलती हैं। मूलतः जो हम जानते हैं कि हमारे आसपास क्या है, किसके बीच में भारत उपस्थित है। तो हमारा पहला पड़ोसी देश है एक छोटा सा राष्ट्र नेपाल। हमारा दूसरा पड़ोसी देश है भूटान। हमारा एक और पड़ोसी देश है बांग्लादेश। इसके अतिरिक्त हमारे साइड में हमारा अपना ही एक भाग है जो वर्तमान में पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा ऊपर पीओके पर थोड़ा सा एक नया भाग है अफगानिस्तान। इसके अतिरिक्त जब हम देखेंगे तो नेपाल के बाद हमारी उत्तरी और उत्तर पूर्वी सीमा को टच करता है चीन, और इसके बाद हमारी पूर्वी सीमा की तरफ है म्यांमार जो हमारे उत्तर पूर्वी राज्यों से लगता है। इसके अतिरिक्त हमारा एक जलीय पड़ोसी श्रीलंका भी है, और हमारा एक अन्य जलीय पड़ोसी जो जगह की कमी की वजह से नहीं बन पाया वो लक्षद्वीप और श्रीलंका के नीचे की ओर मालदीव है। तो इन सबके बीच में जो देश स्थित है वो है हमारा देश भारत। हमारे देश भारत की उत्तर से दक्षिण जो विस्तृत लंबाई है ये लंबाई है 3214 किलोमीटर। और ये कौन सी है दोस्तों? ये लंबाई है उत्तर से दक्षिण का। इसके अतिरिक्त हमारी पूर्व से पश्चिम जो लंबाई है, जो विस्तार है वो है 2933 किलोमीटर का। ये बेटा कौन सा है? पूर्व से पश्चिम। अब बात करते हैं ये मूलतः अगर देखा जाए तो किन बिंदुओं के बीच की दूरी है, यानी भारत का सुदूर पूर्वी, सुदूर पश्चिमी, उत्तरतम या दक्षिणतम बिंदु कौन से हैं? तो भारत का उत्तरतम बिंदु है इंदिरा कॉल जो कि लद्दाख में स्थित है, जबकि भारत की मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु है वो है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी, और यह बिंदु तमिलनाडु में स्थित है। यह भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु है, जबकि हमारा पूर्वी बिंदु है किबुथु। इसे हम एक और नाम वलांगू के नाम से भी जानते हैं। और ये कहां पर स्थित है? ये हमारा अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश। इसके अतिरिक्त जब बात होती है हमारे पश्चिमी बिंदु की, तो हमारा पश्चिमी बिंदु जो है वो है गौरमाथा। और ये बेटा कच्छ गुजरात में स्थित है। कच्छ गुजरात में स्थित है। लेकिन हमारे भारत का वास्तव में दक्षिणतम बिंदु कहां स्थित है? तो हमारे भारत का वास्तविक दक्षिणी बिंदु स्थित है ग्रेट निकोबार द्वीप के दक्षिणी भाग में, जिसे हम जानते हैं इंदिरा पॉइंट के नाम से। इंदिरा पॉइंट। और ये कहां पर स्थित है? ग्रेट निकोबार के दक्षिणी भाग में।
लेकिन बेटा एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि 2004 में जो सुनामी आई उसके बाद हमारा इंदिरा पॉइंट जलमग्न हो गया है। वर्तमान में ये समुद्री भाग में अंदर स्थित है, ठीक है ना। इससे आगे बढ़ते हैं और इससे आगे बढ़ के हम पहले ही जान चुके हैं कि हमारे पड़ोसी कौन कौन से हैं। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे मूल अक्षांशीय विस्तार कौन सा है। बेटा हम क्या जानने की कोशिश करेंगे कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार बेटा अगर मूलतः देखेंगे हम इंदिरा पॉइंट की दृष्टि से तो 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से, और हमारा जो ये इंदिरा कॉल है ये वाला पॉइंट है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ये है। जबकि हम जब भारत की मुख्य भूमि की बात करते हैं बेटा, जब हम अक्षांशीय विस्तार में बात किस चीज की करते हैं, मुख्य भूमि की, तो हमारे मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार बन जाता अक्षांशीय विस्तार। बेटा जब हम मुख्य भूमि के अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं तो यह हो जाता है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, है ना। अभी यह क्लियर हो गया कि हमारा जब अक्षांशीय विस्तार मुख्य भूमि का है तब 37 डिग्री 6 मिनट, और जो आपका लोअर या दक्षिणी बिंदु है तो आपका रहेगा 8 डिग्री 4 मिनट। जबकि ये बात करेंगे जब हम आपके पूरे भारत के विस्तार की, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप, आपका लक्षद्वीप, ये सब सम्मिलित है, तब हम बात करेंगे कि हमारा अक्षांशीय विस्तार है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। इस तरह से हमें एक चीज और भी पता लग गई कि भारत की जो अक्षांशीय स्थिति है, अक्षांशीय स्थिति है बेटा, ये अक्षांशीय स्थिति के हिसाब से किस गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में। अक्षांशीय स्थिति से ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब बात करते हैं हम भारत के देशांतरीय विस्तार की। बेटा हम लोगों ने ये चीज देख ली, हम इसे इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे हमारा देशांतरीय विस्तार कितना है। देशांतरीय विस्तार कितना है, तो देशांतरीय विस्तार पे हम देखेंगे कि हमारा जो ये गौरमाथा पॉइंट है ये लगभग 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी अक्षांश से, वो सॉरी पूर्वी देशांतर से, और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। यानी हमारा जो तिब्बत या बलांगू वाला बिंदु है ये कितना है बेटा, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। यानी हमारा देशांतरीय विस्तार क्लियर हो गया। इससे हम एक चीज और भी जान गए कि भारत की जो देशांतरीय स्थिति है, देशांतरीय स्थिति है, ये बेटा देशांतरीय स्थिति के हिसाब से पूर्वी गोलार्ध में है ना। अब अगर ये पूछा जाए कि भारत वास्तव में ग्लोब के किस हिस्से में स्थित है, या भारत वास्तव में पृथ्वी के किस हिस्से में स्थित है, तब बेटा हम देखेंगे, चूंकि अक्षांशीय स्थिति ये कहती थी, अक्षांशीय स्थिति ये कहती थी कि ये उत्तरी गोलार्ध में है, और देशांतरीय स्थिति ये कहती है पूर्वी गोलार्ध में है। तो ग्लोब या पृथ्वी की स्थिति कैसी हो जाएगी, पृथ्वी पर अगर इसकी स्थिति हम देखेंगे तो बेटा पृथ्वी पर इसकी स्थिति हो जाएगी उत्तर पूर्वी गोलार्ध या उत्तर पूर्वी भाग। ये पृथ्वी के किस भाग पर है, उत्तर पूर्वी भाग पर है, अक्षांशीय देशांतरीय स्थिति के अनुसार, है ना। अब इससे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक और नई चीज के बारे में जानते हैं। यहां तक सारा कुछ क्लियर हो चुका है। इससे जब हम थोड़ा बेटा आगे बढ़ेंगे तो हम कुछ चीजों के बारे में जानेंगे, और उन चीजों में मूल क्या है, उन चीजों में मूलता है कि भारत को मानक समय कहां से लिया गया है, या भारत से होकर जाने वाली सबसे इंपॉर्टेंट
अक्षांश रेखा कौन सी है जो भारत को लगभग दो बराबर भागों में भी विभाजित कर देती है? हमारे एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलते रहते हैं। तो अब हम जब इस चीज को थोड़ा सा आगे देखेंगे तो हम सबसे पहले देखेंगे कि भारतीय मानक समय कहां से लिया गया है ना बेटा? हम क्या देखेंगे? भारतीय मानक समय कहां से लिया गया है ना? तो भारतीय मानक समय जो लिया गया है वो हम जानते हैं कि हमारा भारतीय मानक समय जो है वो उत्तर प्रदेश में एक जिला है मिर्जापुर। मिर्जापुर के नैनी के पास से लिया गया है। वास्तव में तो नैनी प्रयागराज का हिस्सा मानते हैं। तो ये कहां से लिया गया है बेटा? नैनी मिर्जापुर के पास, मिर्जापुर के पास है ना? नैनी जो है वो प्रयागराज का पार्ट है, लेकिन चूंकि ये मिर्जापुर के बिल्कुल लगा हुआ है तो इसलिए हम कहेंगे नैनी मिर्जापुर के पास से। और हमारा भारतीय मानक समय जो रेखा है वो कौन सी है? भारतीय मानक समय रेखा। बेटा भारतीय मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर या 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। क्लियर? अब हम जब ये देखेंगे कि भारतीय मानक समय हमने कहां से लिया, तो बेटा ये मान ले लिया हमने, ये यूपी का ये प्लेस है और इसका नाम है आपका नैनी, है ना? ये यहाँ पे लगभग यूपी का ही भाग है। तो नैनी, और नैनी कहाँ पे है? प्रयागराज में, है ना? लेकिन प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट के तहत आता है। अभी मैंने बताया भी है कि ये मिर्जापुर जिले के बिल्कुल बॉर्डर पे लगा हुआ है, इसलिए अब नैनी से लिया गया है। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि भारतीय मानक समय रेखा, मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? कितने राज्यों से गुजरती है? बेटा ये जानने के लिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि भारतीय मानक समय रेखा जो है वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से बेटा? 5 राज्यों से। अब वो 5 राज्य हमें देखने हैं कि कौन कौन से होंगे, है ना? बेटा 5 राज्य जब हम देखेंगे तो इस टाइप से ये हमारा रेखा आएगी जिसे हम कहेंगे भारतीय मानक समय रेखा, और ये नीचे निकल जाएगी, है ना? तो यहां पर तो ये राज्य जो आपका है बेटा इसे कहते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इसका पहला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। दूसरा राज्य बिल्कुल हल्का सा कोना आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर रहेगा आपका मध्य प्रदेश, है ना? यहां पर बेटा कौन सा रहेगा? मध्य प्रदेश। एक और पॉइंट जब हम नीचे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर ये गुजर के जाती है जिस राज्य से, उस राज्य को बेटा हम जानते हैं छत्तीसगढ़ के नाम से। छत्तीसगढ़ के नाम से। छत्तीसगढ़ के बाद इसका जो अगला पड़ाव होता है वो रहता है उड़ीसा राज्य में, और उड़ीसा के बाद जो हमारा 5वां राज्य बनता है बिल्कुल हल्का सा उस राज्य से गुजरती है वो है बेटा हमारा आंध्र प्रदेश, है ना? अब हमको 5 राज्य पता लग गए तो बेटा ये 5 राज्य जो हैं ये कौन कौन से हैं? पहला हो गया आपका उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। दूसरा आपका हो गया मध्य प्रदेश, है ना? और तीसरा हो गया छत्तीसगढ़। चौथा हो गया बेटा उड़ीसा, और 5वां राज्य आपका हो गया आंध्र प्रदेश, है ना? अब हमको ये पता लग गया कि हमारा जो भारतीय मानक समय है वो कहां से लिया गया, तो बेटा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया। कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो 5 राज्यों से होकर गुजरता है। किन किन राज्यों से होकर गुजरता है? तो बेटा यूपी,
एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से होकर गुजरता है। अब हम देखते हैं अगली बात की ओर कि आगे हमारा कौन सा ऐसा मुख्य अक्षांश है जो भारत से होकर गुजरता है। तो बेटा वो अक्षांश है हमारा कर्क रेखा, है ना, कर्क रेखा। इस टाइप से निकलता है हमारा जो कर्क रेखा है, ये कितने राज्यों से होकर गुजरता है बेटा। अब हम बात कर रहे हैं हमारा भारत का जो सबसे मुख्य अक्षांश है वो कौन सा है, इसकी विशेषता क्या है और ये कितने राज्यों से होकर गुजरता है ना। तो भारत का सबसे मुख्य अक्षांश कौन सा है। तो बेटा भारत का सबसे मुख्य अक्षांश जो है वो है कर्क रेखा, है ना, कर्क रेखा। और जब हम अंश या मिनट में इसकी वैल्यू देखेंगे तो इसकी वैल्यू होती है, याद करके लिख देंगे, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश या 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश। ठीक है ना। हमारा कौन सा हो गया, कर्क रेखा, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये भारत का सबसे मुख्य अक्षांश है। और इसकी खासियत क्या है, इसकी खासियत ये है कि यह भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है बेटा। यह भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है। सेम क्वेश्चन जो हमने भारतीय मानक समय रेखा के लिए लिया कि यह कितने भारतीय राज्यों से गुजरता है। कर्क रेखा कितने भारतीय राज्यों से गुजरती है। तो बेटा ये क्वेश्चन हम जानते हैं कि ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है और वो 8 राज्य कौन कौन से हैं, है ना। तो हमारे वो 8 राज्य हमको देखने हैं कि वो किस किस राज्य से होकर गुजरेगी। तो बेटा सबसे पहला जब हम देखेंगे तो ये गुजरेगी, सबसे जो पहला है, हम इसे थोड़ी देर के लिए साफ कर देते हैं। सबसे पहला हमारा राज्य कौन सा है, गुजरात। और गुजरात के बाद एक छोटा सा हिस्सा, बिल्कुल बारीक हिस्सा हमारा लगता है राजस्थान का, है ना। और राजस्थान के बाद ये नए स्टेट में पहुंचती है और हम इसे जानते हैं बेटा मध्य प्रदेश के नाम से। हमारा छत्तीसगढ़ स्टेट का एक डिस्ट्रिक्ट है सूरजपुर। इस जगह का नाम क्या है, सूरजपुर। बेटा ये सूरजपुर कहां का है, छत्तीसगढ़ का एक डिस्ट्रिक्ट है। यहां पर यह भारतीय मानक समय रेखा से प्रतिच्छेद करती है, या यूं कहें ये भारतीय मानक समय रेखा को काटती है। छत्तीसगढ़ में पहुंचने के बाद, यानी ये यहाँ पे अगला पड़ाव इसका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद बेटा अगला पड़ाव है इसका झारखंड में। किस जगह पर, झारखंड में। और झारखंड के बाद ये हमारे एक और राज्य में पहुंचती है बेटा। उस राज्य को हम लोग जानते हैं पश्चिम बंगाल के नाम से, है ना, पश्चिम बंगाल के नाम से। पश्चिम बंगाल के बाद ये एक छोटे से राज्य त्रिपुरा को टच करती है और त्रिपुरा के बाद एक और सीमावर्ती राज्य मिजोरम से होकर भारत से बाहर चली जाती है। तो आपने देख लिए हमारे 8 राज्य कौन से हैं। पहला है बेटा हमारा गुजरात, है ना। दूसरा है हमारा राजस्थान,
तीसरा है हमारा मध्य प्रदेश, चौथा है हमारा छत्तीसगढ़, पांचवा राज्य है बेटा हमारा झारखंड, छठा राज्य है बेटा हमारा पश्चिम बंगाल, सातवां राज्य है त्रिपुरा और आठवां राज्य है बेटा मिजोरम। हमारे 8 राज्य क्लियर हो जाते हैं कि किन किन 8 राज्यों से होकर यह भारत से गुजरती है। हमने जान लिए कहां पर प्रतिच्छेद करती है, तो बेटा ये सूरजपुर जिले पे प्रतिच्छेद करती है। ये सूरजपुर कहां का जिला है, तो बेटा ये छत्तीसगढ़ का जिला है ना। कर्क रेखा कितने डिग्री अक्षांश है, तो 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरीय अक्षांश है। यह भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांट देती है। ये थी कर्क रेखा से संबंधित बेसिक डिटेल्स। इसके बाद हम एक चीज और भी जानेंगे। जब हम इतना जान चुके हैं, हमें यह भी पता होना चाहिए कि फिर भारत का इसे इरेज करते हैं, फिर बताएं। भारत का क्षेत्रफल कितना है, ये क्वेश्चन हम छोड़ ही दिए थे। हमारा कितना है, तो बेटा क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, है ना। कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इससे जब हम थोड़ा सा आगे जाते हैं तो हम बात करते हैं अब अपने तटीय राज्यों की और हमारी तटीय सीमाओं की, कि हमारी तटीय सीमाएं कहां कहां पर हैं, कैसी हैं, क्या क्या है, हम ये देखते हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बेटा आप लोग जानते होंगे जलीय सीमाएं किन्हें कहते हैं, स्थलीय सीमाएं किन्हें कहते हैं। मतलब हमारा देश जहां जहां पर वाटर बॉडीज से टच करता है या यूं कहें जलीय क्षेत्रों से टच करता है, उसे कहते हैं जलीय सीमा। और ऐसे क्षेत्र जहां पर हमारा देश किसी भी जलीय भूभाग को टच ना करते हुए किसी स्थलीय भाग को टच करता है, तो हम लोग उसे कहते हैं स्थलीय सीमा। हमारे जितने पड़ोसी हैं सभी के साथ हमारी स्थलीय सीमा लगती है, लेकिन कुछ पड़ोसी हमारे ऐसे भी हैं जिनसे हमारी जलीय सीमा भी लगती है ना। तो कौन कौन से ऐसे पड़ोसी हैं जिनसे हमारी जलीय सीमा लगती है या स्थलीय सीमा लगती है, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं बेटा कि हम कितनी लंबी स्थलीय सीमा रखते हैं, है ना। तो बेटा हमारी स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। बेटा अगर हम गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देखेंगे तो इसकी लंबाई लगभग 15,106 किलोमीटर है, लगभग, है ना। ये गृह मंत्रालय के अकॉर्डिंग है, जबकि हमारी बुक्स देती हैं 15,200 किलोमीटर की। तो हम इस पर ज्यादा कोई बहस ना पालते हुए दोनों को ही यहाँ पर रखेंगे और ऑप्शन में हमें जो भी मिलेगा हम उस ऑप्शन को टिक करेंगे। जहां तक मुझे लगता है ऐसी स्थिति नहीं बनेगी कि दोनों ऑप्शन साथ रख दिए जाएं, तो इसलिए हम इनमें से किसी भी एक को मान लेंगे। इसके बाद में बात आती है कि बेटा हमारी जलीय सीमा कितनी लंबी है। जलीय सीमा, तो बेटा जलीय सीमा हम 2 तरह से देखेंगे। कैसे, पहले तो हम देखेंगे मुख्य भूमि वाली, यानी इसमें कोई भी द्वीप इन्वॉल्व नहीं होगा, और दूसरी होगी कुल सीमा, है ना, कि टोटल हमारी
बॉडी जो है वो कितना जलीय भागों से टकराती है? तो मुख्य भूमि यानी जो भारत का मेन हिस्सा है, या यूं कहा जाए प्रायद्वीपीय भारत का जो जलीय सीमा है उसे मुख्य भूमि का जलीय सीमा कहते हैं। और ये बेटा है लगभग 6100 किलोमीटर, है ना। जबकि बात जब आती है कि हमारा कुल जलीय सीमा कितनी है, तो 7516.6 किलोमीटर, है ना। अब हमको पता लग गया कि हमारी कुल जलीय सीमा कितनी है। कुल जलीय सीमा का बेटा सबसे पहले तो ये जान ले मतलब क्या है। तो कुल जलीय सीमा का मतलब है जिसमें भारत की मुख्य भूमि, भारत के सभी द्वीप समूह सभी इन्वॉल्व रहते हैं, सब सम्मिलित रहते हैं, इनमें से कुछ भी नहीं छोड़ा जाता। तो हमारी लंबाई होती है 7516.6 किलोमीटर। जबकि जब हम बात करते हैं केवल प्रायद्वीपीय भारत की जलीय सीमा की यानी मुख्य भूमि की जलीय सीमा की, तो इसकी लंबाई होती है 6100 किलोमीटर। ठीक है ना। अब हम आइए जानते हैं कि हमारे तटीय राज्य कौन कौन से हैं। तो बेटा हमारा पहला तटीय राज्य, हमारे तटीय राज्य कौन कौन से हैं, है ना, और कितने हैं। तो बेटा हमारा पहला तटीय राज्य है गुजरात, है ना। दूसरा तटीय राज्य है महाराष्ट्र। हमारा तीसरा तटीय राज्य है गोवा और चौथा तटीय राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक के बाद आप मैप में देखेंगे एक मिर्ची के आकार का भी राज्य है जिसे हम लोग मसालों का बगीचा कहते हैं, और वो है केरल। केरल इसका क्षेत्रफल बहुत ज्यादा नहीं है बेटा, लेकिन उस अकॉर्डिंग इसकी जलीय सीमा बहुत लंबी है ना। और इसके बाद हम क्षेत्रफल में बड़े राज्यों में से एक को देखेंगे जो है तमिलनाडु, है ना। तमिलनाडु से जब हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो हमारे पूर्वी भाग पर एक और नया राज्य हमको मिल जाएगा जिसे बेटा हम लोग जानते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश बेटा तेलंगाना बनने से पहले आंध्र प्रदेश भारत के बड़े राज्यों में से एक था, लेकिन वर्तमान में चूंकि तेलंगाना इससे अलग हो गया तो इसका क्षेत्रफल कम हो गया है। और आंध्र प्रदेश की जो पहले राजधानी हुआ करती थी हैदराबाद, वो वर्तमान में तेलंगाना की राजधानी हो गई। जबकि आंध्र प्रदेश के लिए एक नई राजधानी का निर्माण किया जा रहा है जिसे अमरावती के नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश से जब आप और ऊपर जाते हैं तो बेटा ये एक और तटीय राज्य है जिसे हम लोग जानते हैं उड़ीसा के नाम से। और उड़ीसा के बाद हमारा एक डेल्टाई राज्य भी है जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा जो है सुंदरबन डेल्टा, उसका कुछ भाग स्थित है पश्चिम बंगाल, है ना। यहाँ पर गंगा की एक वितरिका जो है हुगली के नाम से प्रवाहित होती है और वो कुछ डेल्टाई भाग का निर्माण करती है, जबकि अधिकांशतः सुंदरबन डेल्टा बांग्लादेश के भाग में आता है ना। तो हमको पता लग गया हमारे कुल कितने राज्य हो गए। पहला बेटा हमारा हमने जान लिया कौन था, गुजरात। दूसरा कौन था, महाराष्ट्र। तीसरा कौन था, गोवा। चौथा कौन था, कर्नाटक। और पांचवा कौन था, केरल। तो हमारे तटीय राज्य 5 हो गए। ये पांचों तटीय राज्य कौन से हैं, पश्चिमी तटीय। बेटा पश्चिमी तटीय कितने हो गए, 5। और दूसरा है पूर्वी तटीय। तो पूर्वी तटीय में बेटा हम लोग देखेंगे हमारा पहला है तमिलनाडु, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा है उड़ीसा और चौथा है पश्चिम बंगाल। तो हमारे पूर्वी तटीय राज्य कितने हो गए बेटा, 4। और टोटल तटीय राज्यों की संख्या कितनी हो गई, 9। अब हम ये क्लियर कह सकते हैं हमारे तटीय राज्य कितने हैं, 9 हैं। हमारे पूर्वी तटीय राज्य कितने हैं, 4 हैं। कौन कौन से हैं, तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल हैं। उसके बाद में हम देखेंगे हमारे पश्चिमी तटीय राज्य कितने हैं, तो 5 हैं। कौन कौन से हैं, तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। ओके। अब इससे जब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तब हम बात करेंगे भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। और भारत के पड़ोसी देशों के बारे में हम जानकारी अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और हमें सपोर्ट करें।